नमस्ते बच्चों। चलिए आज अपना अगला टॉपिक अपवर्तन शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको अपक्षय के बारे में डिटेल से बताया था और जो किस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक, ये टॉपिक हमारा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अनाक्षादन, अपक्षय और अपवर्तन किसे कहते हैं इतना मैंने आपको समझा दिया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? पिछले वीडियो में अपक्षय को हमने डिटेल से पढ़ा था, इस वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अपवर्तन की क्रिया में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अपवर्तन, परिवहन और निक्षेपण। ये 3 क्रियाएं, अपवर्तन, परिवहन और निक्षेपण जो है, अगर हम लोग कहें कि अपवर्तन बिना परिवहन और निक्षेपण के पूर्ण नहीं होता है तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए अब समझिए, अपवर्तन में क्या होता है कि जो चीज हमारी चट्टानें हैं या जो भी क्या कहते हैं हमारे बाह्य जो धरातल के रूप हैं, उनमें टूट फूट हुई। टूट फूट होने के बाद क्या हुआ? उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और जमा करना। जब ये क्रियाएं, तीनों क्रियाएं मिलती हैं, तब हमारा क्या पूर्ण होता है? अपवर्तन पूर्ण होता है। ठीक, ये बात समझ में आया? अपक्षय के अंतर्गत हमने क्या बताया था? अपक्षय में मैंने बताया था कि चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी अपने ही स्थान पर, उनमें कोई क्रिया नहीं होगी, गतिज क्रिया उसमें कोई नहीं होगी। लेकिन अपवर्तन में हमने बताया था एक गतिज क्रिया है। ठीक, तो अपवर्तन गतिज क्रिया क्यों है? क्योंकि अपवर्तन में हमारी 3 क्रियाएं सम्मिलित हैं। एक गतिज क्रिया है, इस गति को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? सबसे पहले होगा अपवर्तन, परिवहन और निक्षेपण। ये 3 क्रियाएं सम्मिलित हैं। जब इन दोनों क्रियाओं को भी जोड़ देंगे तब हमारा अपवर्तन पूर्ण कहलाएगा। यानी अपवर्तन को समझने के लिए हमें परिवहन और निक्षेपण को भी समझना होगा। तो हम समझते हैं। देखिए, अपवर्तन के अंतर्गत क्या हुआ? चट्टानें टूटी फूटी। ठीक, अब आप कहोगे तो अपक्षय हो गया। हाँ, बिल्कुल सही है। चट्टानें टूट फूट कर अगर अपने ही स्थान पर रहेंगी तो अपक्षय हुआ। लेकिन अब चट्टानें टूट फूट गई, अब आगे की क्रिया होती है, किसी भी माध्यम से उनका परिवहन हुआ। परिवहन का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? परिवहन का अर्थ ये होता है कि कोई चीज, मान लीजिए ये चट्टान है, यहाँ पर ये टूटी फूटी और ये किसी भी माध्यम से टूटकर, मान लीजिए यहाँ दूसरी चट्टान है या दूसरा कोई मैदान है, जो भी है, इस स्थान पर आकर यहाँ से यहाँ तक आकर यहाँ टिक गई। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो यात्रा है, ये यात्रा जो है, ये क्या कहलाएगी? परिवहन कहलाएगी। ठीक, समझ में आया बात? और जब यहाँ पर आकर मान लीजिए पदार्थ, जो ये यहाँ से चट्टान टूटी फूटी, इसका चूरा या ये बालू या रेत जो भी चीज है, इसको उठाकर ये यहाँ पर लेकर आई, तो यहाँ तक लाने की क्रिया तो कहलाई, तो आपकी परिवहन। ठीक, ये परिवहन कहलाई। और जो यहाँ पर लाकर इसने जमा कर दिया, इसको क्या कहेंगे हम? निक्षेपण। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए हम लोग जब कहीं जाते हैं, कहीं जाने के लिए अपने किसी शहर में भी हम रह रहे हैं, वहां से मान लीजिए हमें किसी दूसरे शहर में जाना है, तो हम किसी माध्यम के उससे तो जाएंगे, या कार से जाएंगे या रेलगाड़ी से जाएंगे या बस से जाएंगे, किसी से भी जाएंगे, उस माध्यम से जाएंगे। उस माध्यम से जाने के लिए हम क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे भैया हम परिवहन कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। और जब हम उस यात्रा पर, उस जगह पर जहां पर हमें जाना है वहां पहुंच जाएंगे, तो हम उस जगह को क्या कहेंगे? अब हम वहां पहुंच गए। ठीक, ये समझ गया बात? तो ऐसे ही हमारा ये प्राकृतिक रूप में भी होता है। अपवर्तन में क्या हुआ? अपवर्तन के तहत क्या हुआ कि चट्टानें टूटी फूटी। ठीक, चट्टानें टूट फूट गई। अब टूटने फूटने के बाद उनका परिवहन हुआ, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए एक पहाड़ ये बना हुआ है और यहाँ पर ये मैदान बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ दूसरी चट्टान बनी हुई है, इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ कोई भी अपवर्तन कारक की वजह से इस चट्टान की टूट फूट हो गई। और टूट फूट होने के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ से बहता हुआ या उड़ता हुआ किसी भी तरह से यहाँ पर आकर ये जो आपका पदार्थ है वो जमा हो गया, ये जमा हो गया। तो ये तो क्रिया आपकी हो गई। क्या यहाँ टूट फूट हुआ? ये टूट फूट हो गई। और टूट फूट होकर जब ये जो बहता हुआ या उड़ता हुआ आ रहा है, तो ये तो हो गया आपका परिवहन। क्या हुआ? परिवहन। और यहाँ जो जमा हो गया, जमा होने को हम क्या कहेंगे ज्योग्राफिकल भाषा में? निक्षेपण, यानी निक्षेपित कर दिया गया, वहां ठहरा दिया गया। ठीक, तो ये क्रिया आपकी कहलाएगी निक्षेपण। और जब आपकी ये तीनों क्रियाएं सम्मिलित हो जाती तब अपवर्तन की क्रिया पूर्ण मानी जाती है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं गतिज क्रिया। देखिए इसमें गति हो रही है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई अपवर्तन में टूटा फूटा और टूट फूट कर अगर अपनी जगह पर रह जाता तो गति हुई नहीं, मतलब हिला डुला नहीं। लेकिन उसको टूट फूट होकर उसने परिवहन किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा, वहां जाकर जमा हुआ, तो गति हुई ना। तो ये जो क्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि अपवर्तन जो है वो कैसी क्रिया है? गतिज क्रिया है। इतनी बात आपको समझ में आई? और इसमें परिवहन और निक्षेपण भी सम्मिलित है।
इसलिए जो है अपरदन की क्रिया में आपको 3 क्रियाएं पढ़नी पड़ती हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक, जब ये तीनों मिल जाती है तब अपरदन पूर्ण माना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है कि अपरदन होता कैसे कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था अपक्षय कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ऐसे ही हमको पढ़ना है अपरदन कैसे होता है। देखिए, एक अपरदन होता है अपघर्षण के द्वारा, एक सन्निघर्षण के द्वारा, एक संक्षारण या रासायनिक पदार्थों का घुल जाना हिंदी भाषा में, या फिर जलदाब की क्रिया और जल गति का। इतने तरीकों से अपरदन की क्रिया संपन्न होती है। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे। देखिए, अपघर्षण, अपघर्षण की क्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए चट्टाने हैं, वो वहां से आपकी टूट फूट हुई और टूट फूट होकर जो है चीजें बही, ठीक, बही या उड़ी। देखिए, अपघर्षण में जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान बनी हुई है, उससे हमारा, इसको पढ़ने से पहले हम अपरदन के कारक समझ लेते हैं, तब हम इन बातों को आगे समझ पाएंगे। देखिए, अपरदन के कारक कौन कौन से हैं। एक है आपका नदी का जल, हिमानी, भूमिगत जल, पवन और समुद्री लहरें। ये हमारे अपरदन के कारक। अपरदन के कारक का मतलब समझे, यानी कि जो अपरदन की क्रिया है ये किन किन माध्यमों से होती है। नदी का जल, ये भी अपरदन का एक कारक है। ठीक, नदियां क्या करती हैं, अपने साथ ईंट पत्थर रेत सब बहा कर ले जाती हैं। ठीक है, तो ये अपरदन के कारक है। ऐसे हिमानी, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तापमान बहुत कम रहता है, वहां मान लीजिए ऊपर बर्फ जमी हुई है, लेकिन जहां धीरे धीरे जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो तापमान जो है बढ़ता है, तो बर्फ पिघलने लगती है। जब ये पिघल कर नीचे आती तो रास्ते में ये अपरदन की क्रिया करती हुई नीचे आती है। ठीक है, तो ये एक अपरदन का कारक हिमानी हो गई। भूमिगत जल क्या होता है, जमीन के अंदर का जो जल होता है, ये भी एक अपरदन का कारक होता है। ठीक, ये भी तरह तरह की स्थलाकृतियां बनाता है। ऐसी होती है पवन, हवा, ठीक है, और समुद्री लहरें। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है अपरदन। मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें। अब जैसे कि अपघर्षण की क्रिया है, अपघर्षण की क्रिया, अब हम आ गए अपरदन पे कि अपरदन किस किस तरह से होता है। देखिए, अपघर्षण की जो क्रिया है वो आपकी नदी, हिमानी, पवन और ये समुद्री लहरें, ये तीनों जो है सभी जो कारक हैं इनके द्वारा संपन्न होती। कैसे? अपघर्षण का मतलब क्या होता है, घर्षण का मतलब किसी चीज पर रगड़ खाना, यही तो होता है, यानी रगड़ना। ठीक, मान लीजिए नदी का जल है, वो भाई नदी जो है वो पहाड़ों से तो आती है। अब पहाड़ों से वो किसी चट्टान से आ रही है, तो जल जो है अगर बेग से आ रहा है ऊपर से, इस चट्टान के ऊपर से यहाँ से जल बह बह के आ रहा है तो तेजी से, तो ये खुरचेगा भी तो इसको, इससे रगड़ भी तो खाएगा, रगड़ खा खा के इसमें जो मुलायम चट्टाने होंगी उनको काट भी देगा। यही तो होगा, यही तो अपरदन की क्रिया है। मान लीजिए यहाँ से चट्टान कट गई और कट के पानी के साथ बहते हुए वो नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आई ना, तो ये उसका परिवहन हो गया। तो इस क्रिया को हमने क्या कहा, अपघर्षण कहा। ठीक है, ऐसी अगर वायु, जहाँ रेतीले क्षेत्र होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा कम मतलब अधिक तापमान होता है और रेत वगैरह जहाँ पर होती है, वहां पर वायु बहुत तेज चलती है। तो जहाँ वायु तेज चलती है वहां ये कार्य कौन करता है, वायु करती है। वायु के साथ चीज आपने देखा होगा, जब आंधी वगैरह आती है तो कितनी तेजी से घर का सामान भी उड़ जाता है। ये चीज हम लोगों ने देखी है, धूल मिट्टी कितनी आंखों में चली जाती है, हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। ऐसे क्या होता है कि जिस चट्टानों को भी वायु अगर रगड़ खाती हुई बार बार चलेगी किसी चीज में, तो वहां पर क्या होगा, खुरचन सी बन जाएगी, रगड़ बन जाएगी। तो वो क्रिया कहलाती है आपकी अपघर्षण। ठीक, क्या कहलाती है, अपघर्षण। समझ में आया? यानी कि चट्टान में जब चट्टानों पर जब पानी या क्या कहते हैं आपकी हवा रगड़ खाती हुई चले, उन्हें खुरच दे, उनको तोड़ दे, तो वो होता है आपका अपघर्षण। ठीक, अब आते हैं नंबर 2 पर, सन्निघर्षण। सन्निघर्षण का क्या अर्थ होता है? देखिए, सन्निघर्षण का अर्थ होता है कि जब ये टूटे फूटे हिस्से जो होते हैं वो आपस में टकरा कर चले। मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक, अब ये ऊपर से चट्टाने टूट फूट कर आई, इसमें बहुत से पत्थर, छोटे बड़े तरह तरह के पत्थर होंगे, ठीक, रेत होगी, तरह तरह की चीजें होंगी। जब ये आपस में रगड़ खाने लगे, मान लीजिए ये पानी के साथ बहता हुआ आया और इससे खाकर रगड़ खा गया, ठीक, ये बहता हुआ इससे आकर रगड़ खा गया, ये आपस में रगड़ खाते हैं। भाई कोई चीज आपस में रगड़ रही तो उसमें कुछ नुकसान भी तो होगा, कुछ चोट भी तो होगी, टूट फूट होगा। तो कभी कभी तो ये रगड़ इतनी मजबूत होती है कि पत्थर को चूरा बना देती, रेत के रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो यानी सन्निघर्षण का अर्थ होता है कि पदार्थों का या चट्टानों के टुकड़ों का आपस में रगड़ खाकर जो है चूर्ण के रूप में हो जाना, वो क्या कहलाता है, सन्निघर्षण कहलाता है। इसमें क्या होता है, कोई पत्थर मान लीजिए नुकीला है, कोई इस तरीके का पत्थर मान लीजिए नुकीला है, अब इससे कोई पत्थर, दूसरा पत्थर आके इससे रगड़ खा गया,
तो ये पत्थर जो है धीरे धीरे करके नुकीले से गोल हो जाएगा। इस तरीके से रगड़ खाता खाता चलता रहेगा और गोल हो जाएगा, यानी कि चट्टानों या पदार्थों का आपस में रगड़ खा खा कर चलना क्या कहलाता है? सन्निकर्षण। तो ये क्रिया जो है वायु यानी पवन और क्या कहते हैं जल दोनों में संपन्न होती है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अपघर्षण, सन्निकर्षण, इसमें जो है अपर्दन के नदी का जल, हिमानी, भूमिगत जल, पवन और समुद्री लहरें, ये जो है दोनों में कार्य, ये दोनों जो क्रियाएं हैं इन सब में संपन्न होती है। ठीक, अब आता है आपका संचारण या रासायनिक पदार्थों का घुलना। तो भाई रासायनिक पदार्थों को घुलना हवा में तो हो नहीं जाएगा कि रासायनिक पदार्थ घुल गए, उनके लिए तो जल ही जरूरी है। तो ये जो क्रिया है वो किसमें होती है? जल में। हमारे नदी का जल या समुद्री लहरें या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा आपका भूमिगत जल जो होता है उसमें ये क्रियाएं संपन्न होती। मेनली ये जल में होती है, क्योंकि भाई रासायनिक पदार्थ है वो जल में ही तो घुलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए नदी बहती हुई जा रही है, वहां की चट्टानों में कोई ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुल जाते हैं, तो वही पानी के साथ तो वो घुल ही जाएंगे। जब वो घुल जाएंगे, घुलते बहते बहते वो आगे चले जाएंगे, तो वहां की चट्टान, तो मान लीजिए कहीं नमक की चट्टान है, वहां से कोई नदी गुजर रही है, तो वहां का नमक चट्टान का नदी में घुल गया। जब घुल जाता है, वहां को और भी खनिज तत्व हैं वो पानी में घुल गए, तो वो चट्टान तो कमजोर होकर वहां से टूट फूट गई और टूट फूट कर नदी के संग बह गई। तो ये क्रिया अपर्दन की हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो इसी के कारण आपने देखा होगा कि पानी का स्वाद कहीं नमकीन होता है, कहीं का पानी मीठा होता है, वो इन्हीं कारण से होता है, संचारण की क्रिया के कारण। ठीक, तो आपको अपर्दन की बात समझ में आई, समझ में आ गई। इसके बाद क्या आता है आपका जलदाब की क्रिया। जलदाब की, देखिए इससे समझ रहा, जलदाब यानी कि पानी का दबाव। जहां पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी जगह पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो वहां क्या होता है, आपके जमीन जो है अंदर की ओर धंस जाती है। ऐसा होता है, जमीन धंस जाती है अंदर की ओर, और अगर चट्टानें वहां की कमजोर हैं तो वो टूट फूट कर, मान लीजिए पानी का दबाव किसी जगह पर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ की चट्टानें, ये पानी जो है दबाव के कारण इस चट्टान को तोड़ देगा। ठीक, और तोड़कर क्या करेगा, अपने साथ बहाता हुआ आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी जलदाब की क्रिया। बात समझ में आई? और जलगतिका का क्या मतलब होता है? ये भी क्रिया, देखिए ये तीनों क्रियाएं जल में ही संपन्न हो सकती हैं। ठीक, पवन अवन में ये नहीं संपन्न हो सकती हैं, ये तीनों क्रिया जल में संपन्न होती है। जलगतिका का मतलब क्या होता है? जल की गति, यानी कि जब नदी जो है वेग से ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक, और जो ऊपर से नीचे गिर रही है, और जो नीचे की चट्टानें हैं वो मान लीजिए कमजोर हैं, किसी कमजोर पदार्थों की बनी हुई है, तो पानी की जो गति है या वेग है उससे वो चट्टानें क्या हो रही है, मान लीजिए यहाँ से एक नदी निकल रही है, पहाड़ है, इससे ये नदी निकल के आ रही है। ठीक, और यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो आपकी कैसी है, कमजोर वाली है। तो ये नदी जो वेग से एकदम धार से, आप ऊपर से कभी देखना मिट्टी में ऊंचाई से आप पानी फेंको तो मिट्टी उथल उथल के ऊपर आ जाती है, बह जाती है, वहां गड्ढा बन जाता है। ऐसे ये क्या करती है, यहाँ के चट्टानों को तोड़ देती है और तोड़कर इस पानी में घोल लेती है, घोल कर आगे बहाए ले चली जाती है। तो ये क्रिया क्या करती है, इससे क्या होता है कि नदी की जो घाटी होती है वो गहरी होती चली जाती है। ठीक, गहरी होती जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जलगतिका। तो हमने पढ़ा कि अपर्दन जो है वो कितनी तरह से संपन्न होता है, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संचारण, जलदाब क्रिया और जलगतिका, इतनी तरह से अपर्दन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसमें आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि इन सब क्रियाओं में टूट फूट के साथ परिवहन भी हो रहा है और परिवहन के साथ उनका निक्षेपण भी हो रहा है। ठीक है, ये जब ये क्रिया संपन्न हो जाती है तब हम इसको कहते हैं कि अपर्दन की क्रिया संपन्न हुई है। अब इसमें आगे क्या पढ़ना है हमें, देखिए हमने पढ़ लिया अपर्दन किस तरह से संपन्न हुआ, गतिज क्रिया क्यों कहते हैं, और अपर्दन के कारक, हमने तीनों चीजें पढ़नी। अब क्या होता है कि ये जो अपर्दन होता है इसकी वजह से, अपर्दन के कारक हमने पढ़े, नदी का जल, हिमानी और भूमिगत जल, पवन और समुद्री लहरें, इन कारकों की वजह से नई नई स्थलाकृतियां कुछ बनती भी हैं कुछ बिगड़ती भी हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा बनती, मान लीजिए चट्टान कहीं कोई आकृति बनी हुई है, नदी वहां से निकली, उसने उस जगह को काट दिया तो वो आकृति बिगड़ गई। कहीं ऐसा होता कि नदी अपने साथ जो पदार्थ या अवसाद जमा कर बहाकर ले जा रही है, ले जाकर कहीं जमा कर दिया तो नई स्थलाकृति बन गई। स्थलाकृति का मतलब समझ रहे हैं, जो ऊपरी भाग है जमीन का, यहाँ जो नई स्थलाकृति, जैसे मैदान बन जाए कहीं पर, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं मैदान बनता है, ये भी तो एक नई प्रकार की स्थलाकृति है। लेकिन इसके अंतर्गत हमें ये नहीं पढ़ना है, इसमें हमें नदी की तरह तरह की स्थलाकृति होती है, जो नदी की क्या कहते हैं युवावस्था, यौवनावस्था, इन सब में जो है बनती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगी आपको, एक एक करके ये सब हम समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है कि देखिए अपर्दन के समय भी कुछ स्थलाकृति बनती हैं,
कुछ निक्षेपण के समय। निक्षेपण का अर्थ यही होता है जब हम मान लीजिए कोई पदार्थ हम ये नदी बहा कर लाई या वायु द्वारा बहकर उड़कर आ गया, तो उड़कर आकर जी यहाँ पर कहीं जमा हो गया, तब ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान है सब संभाल संभाल के रख दिया, ऐसा नहीं होता ना। अब इस नदी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ छूट गया, बहाकर ला रही है हवा, कोई चीज यहाँ पर छूट गई और लाकर हो सकता है बहुत सारा अवसाद उसने यहाँ इकट्ठे जमा कर दिया, तो वो किसी ना किसी रूप में ही तो जमा होगा। ठीक है, हो सकता है वो बहुत बड़े क्या कहते हैं गड्ढे के रूप में जमा हो जाए या बहुत ऊंचे पहाड़ के रूप में जमा हो जाए। इस तरह जो है स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ये जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो इन्हीं कारकों की वजह से बनती हैं। इनमें तरह तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी कि किससे कौन सी कैसी स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबके। अब देखिए एक चीज और बस मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रह गया है कि देखिए परिवहन, ये मैंने आपको बताया। ठीक, परिवहन के अंतर्गत मैंने आपको बताया जब कोई पदार्थ एक जगह से दूसरे स्थान जल के माध्यम से जाएगा तो ये कहलाता है परिवहन। ठीक, लेकिन जब एक पदार्थ या चट्टानों का कोई भी टुकड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ाकर ले जाया जाए, ठीक, तो या पवन के द्वारा संपन्न हुआ तो वो क्रिया कहलाती है आपकी अपवाहन। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है पर यूज अलग अलग है। अपवाहन का यूज जब पवन के लिए कहा जाएगा तब क्या होगा, अपवाहन कहा जाएगा। ठीक, अपवहन या अपवाहन। ठीक, तो ये जो है आपका अपवहन कहलाएगा। और परिवहन कब कहलाएगा, जब नदी या क्या कहते हैं हिमानी या भूमिगत जल किसी चट्टान के टुकड़े को या टूट फूट हुए पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा तो परिवहन आपका किसके द्वारा कहलाया जाएगा, जल के द्वारा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो समझना जरूरी था, मुझे लगा बताना चाहिए तो आपको बताया मैंने। ठीक है, इतनी बात आप सबके समझ में आई तो मुझे लगता है कि अपर्दन और अपक्षय में अंतर भी समझ में आ गया होगा, ये क्रिया भी समझ में आ गई हूँ। अब इनसे बनने वाली स्थलाकृतियां हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें मैं आपको नदी, हिमानी, भूमिगत जल और पवन, इन सारी स्थलाकृतियों के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। और यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सब बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए ताकि आप सबको समझ में आए। देखिए ज्ञान जो है जरूरी नहीं है कि हमें एक अच्छी सी कोचिंग मिले या बहुत अच्छा स्कूल ही प्रोवाइड किया जाए तभी हम कुछ सीखें। मुझे तो लगता है सीखना जो है हमें किसी माध्यम से मिले तो हमें सीखना चाहिए। ये देखिए इसमें तो आप लोगों के लिए सब बेहतर ही है, अगर आप इसको देख सकें, समझ सकें, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको घर बैठे ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। तो मेरी तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक देखा करिए ताकि आपको समझ में आए, मुझे भी लाभ प्राप्त हो, आपको भी लाभ प्राप्त हो। आप पढ़ लिख जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ अगर कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ। नमस्कार।